तो इसके थेराप्यूटिक यूजेस में हमने सबसे पहले एडिमा के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस में ना आपको मैं ये भी बता दूंगी कि किस पॉइंट पे या किस डिजीज़ में आपने इसकी हाई डोज यूज़ करनी है, किस में उसकी लो डोज यूज़ करनी है। अब हाई डोज सिर्फ 2 कंडीशंस में यहाँ पे बताई हुई हैं। एक तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में अपने हाई डोज में यूज़ करना है, एंड देन एडिमा में हाई डोज में यूज़ करना है, ठीक है। इन दोनों में, और हार्ट फेलियर में आपने लो डोज देनी है। तो हाई डोज आप दे रहे हो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड एडिमा में। अब देखो, एक तो आपको एडिमा हुआ है, ठीक है, उसमें आपने हाई डोज में देनी है। अब एडिमा के जो कि ऐसा एडिमा जो एसोसिएटेड है विद हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। एडिमा तो हुआ है इस पेशेंट में, उसमें सेकेंडरीली उसमें हाइपर एल्डोस्टेरोन, मतलब एल्डोस्टेरोन का लेवल भी उस पेशेंट की बॉडी में ज़्यादा है। अब एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा जैसे किन कंडीशंस में हो सकता है ये, ठीक है, एडिमा के साथ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जैसे कि लिवर सिरोसिस है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है। तो आपके पास पेशेंट को क्या हुआ है, एडिमा, एडिमा के साथ उसको सेकेंडरीली हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी हुई है। एल्डोस्टेरोनिज्म मतलब एल्डोस्टेरोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा है। अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म किन कंडीशन में हो सकती है, आपको बस लिवर सिरोसिस की कंडीशन में कह रहे हैं हो रही है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम यूज़ करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, कि सोडियम की रिटेंशन ना हो, सोडियम बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो, डायूरेसिस हो, और आपके पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो, ताकि एडिमा को ट्रीट कर सके। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपके पास जिन पेशेंट्स में हेपेटिक सिरोसिस है और आपके पास एसाइटिस भी है। हेपेटिक सिरोसिस इसका मतलब ये है कि हेपेटिक सिरोसिस के बाद में क्या होता है, आपके पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड फिल हो जाता है, जैसे हम कहते हैं एसाइटिस। इन दोनों कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन। डायूरेटिक ऑफ चॉइस है स्पाइरोनोलैक्टोन। हम स्पाइरोनोलैक्टोन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, स्पाइरोनोलैक्टोन को हम किस में देखते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है हेपेटिक सिरोसिस, जिसमें आपको एसाइटिस भी हुआ हो, ठीक है। एसाइटिस भी तो इज अ फॉर्म ऑफ एडिमा ना। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। देन हमारे पास आ जाता है हाइपोकलीमिया। अब हाइपोकलीमिया के लिए तो बहुत ईजी है कि आपके पास ये क्या कर रहे होते हैं कि एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो पोटेशियम बॉडी में रिटेंशन होगी, पोटेशियम की रिटेंशन होगी तो हाइपोकलीमिया की स्टेट भी प्रिवेंट हो जाएगी। थर्डली हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है हार्ट फेलियर की। अब हार्ट फेलियर में मैंने आपको पहले बताया हमें लो डोज में देना होता है, ठीक है। अब देखो, एक अपनी किसी वीडियो में ना मैंने आपको ये बताया था कि हार्ट की जो रिमॉडलिंग होती है ना, वो 2 चीज़ें करवाते हैं। एक था एंजियोटेंसिन 2 और एक था एल्डोस्टेरोन। ये अच्छे से याद कर लो, हार्ट की रिमॉडलिंग में जो 2 हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, वो एक एंजियोटेंसिन 2 है एंड सेकंड वी हैव एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब आपके पास से देखो, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट था, आपके पास आया है, उसको आपने लो डोजेज में ये दिए हैं, ठीक है। लो डोजेज में आप क्या दे रहे हो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है। अब पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स क्या करेंगे आपके पास, जो वो भी एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट के भी हम बात कर रहे हैं, दूसरी की हमने बात नहीं की भी, ब्लॉकर्स की जो सोडियम चैनल थे, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज करेंगे, मतलब उसका इफेक्ट बॉडी पे नहीं होने देंगे। वो प्रोड्यूस तो हो गया, इफेक्ट नहीं होगा। जब उसका इफेक्ट नहीं होगा तो जाहिर है वो हार्ट पे रिमॉडलिंग इफेक्ट भी शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक बेनिफिशियल काम कर रहे हैं हमारे पास पोटेशियम स्पेयरिंग, ठीक है। रिमॉडलिंग नहीं हो सकेगी एल्डोस्टेरोन से। अब जब हम जैसे वो कह रहे हैं कि हमने ये इन एजेंट्स को यूज़ किया है, इनके यूज़ करने की वजह से आपके पास जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स हैं मोर्टेलिटी कम हो गई है, ठीक है। हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जिनमें एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट वाले पेशेंट हैं, जो ड्रग्स हैं, उनको जब हम हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में यूज़ करते हैं तो उनमें मोर्टेलिटी कम हो जाती है। ऐसे हार्ट फेलियर वाले पेशेंट जिनमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो चुकी है, ठीक है, ये बात होगी। थर्डली आपके पास आ जाती है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। अब रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन क्या होती है कि ऐसी हाइपरटेंशन, ऐसा ब्लड प्रेशर जिसको हमने 3 और मोर मेडिकेशंस दी हैं, बट वो एक नॉर्मल रेंज में, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर का गोल है वहाँ पे नहीं आ रहा, दैट इज़ रेजिस्टेंट टू द मेडिकेशंस, ऐसी हाइपरटेंशन, ठीक है। उसमें उन्होंने देखो ये लिखा है ऑफन रिस्पॉन्ड करता है वेल टू एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ये उन्होंने नहीं कहा कि इट रिस्पॉन्ड्स, ठीक है। ऑफन की बात हो रही है क्योंकि तो ऑलरेडी रेजिस्टेंट है ना, तो ऑफन रिस्पॉन्ड करता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पे, और सही ये बात होगी। अब सेकेंडली लास्ट हमारे पास आ जाती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में देखो आपके पास हम स्पाइरोनोलैक्टोन का यूज़ करते हैं, वो भी हाई अमाउंट में,
क्यों? क्योंकि हमें पता है स्पाइरोलेक्ट्रोन एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स पे भी बाइंड करता है। जब एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा तो उनको इनहिबिट कर देगा, तो सॉरी एल्डोस्टेरोन नहीं, एंड्रोजन के रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, उनको इनहिबिट कर देगा, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में जो एंड्रोजन का लेवल भरा होता है ना, उसको डिक्रीज कर देगा। ये बात थी। और प्लस आपके पास स्टीरॉयड के सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट स्टीरॉयड सिंथेसिस। स्पाइरोलेक्ट्रोन की बात हो रही है यहाँ पे। अब फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में ये थी कि इसको हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से लेते हैं, ठीक है, एंड दे वेल एब्जॉर्ब्ड। स्पाइरोलेक्ट्रोन की एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होती है और वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात होगी स्पाइरोलेक्ट। अब एप्लीरेनोन की मेटाबॉलिज्म हो रही है बाय साइटोक्रोम P453A4, ठीक है। स्पाइरोलेक्ट्रोन का ये नहीं बताया हुआ कि किस जगह पे हो रहा है, बस ये बताया कि एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होती है और कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव मेटाबोलाइट्स में। स्पाइरोलेक्ट्रोन जो एप्लीरेनोन है CYP3A4 से होता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स सिर्फ दो हैं, एक है आपके पास हाइपरकलीमिया और एक है आपके पास गैनाकोमेस्टिया। अब हाइपरकलीमिया क्यों हो रहा है ये भी हमें पता है, क्योंकि डोज डिपेंडेंट है हाइपरकलीमिया, ठीक है। हाइपरकलीमिया इज़ डोज डिपेंडेंट, क्योंकि ये पोटेशियम स्पेयरिंग है, तो हो सकता है अगर हम इसकी ओवरडोज दे दें तो पोटेशियम स्पेयरिंग के चक्कर में हम उसको पोटेशियम की कंसनट्रेशन बॉडी में और ज़्यादा कर लें, बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो हाइपरकलीमिया हो जाएगा। और आपके पास और स्पेशली उन पेशेंट्स में हाइपरकलीमिया होगा जिनमें रीनल डिस्फंक्शन है, ठीक है। और रीनल डिस्फंक्शन है या वो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स के साथ आपके पास अदर पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट्स ले रहे हैं, जैसे कि AC इनहिबिटर्स ले रहे हैं या पोटेशियम की सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब गायनेकोमेस्टिया के बारे में आ गया कि वो देखो गायनेकोमेस्टिया में एप्लीरेनोन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें स्पाइरोलेक्टोन इन्वॉल्व है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे भी बाइंड कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स पे भी बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो उनके लेवल इंक्रीज कर रहा है बॉडी में, जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया इन मेल्स एंड इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल पीरियड इन फीमेल ये हो जाता है, ठीक हो गया। ये एडवर्स इफेक्ट्स हो गए। अब ट्राइमेट्रीन एंड अमाइलोराइड क्या होते हैं, ये आपके पास सोडियम चैनल जो चैनल्स होते हैं एपिथेलियल उनको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी, तो आपके पास पोटेशियम की बॉडी में कंसनट्रेशन मेंटेन रहेगी, बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, ठीक है। और इनके बारे में ये भी बताया हुआ है कि ये एफिकेशियस ड्रग नहीं है, ज़्यादा डायूरेटिक्स नहीं होते, ठीक है। और सिर्फ पोटेशियम स्पेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं इन कम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स, यही बात है इनमें। तो ये हो गया हमारे पास पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स।